रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधी रात को गीलेपन की वजह से धारा की आंख फिर से खुल जाती है और वो उठकर देखती है कि उसके नीचे का बिस्तर और उसके कपड़े गीले हैं, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, धारा, तेरी धारा आज फिर से बह गई। आज फिर से तूने बेड पे सुसु कर दिया। इतनी बड़ी हो गई है, तुझ में ढेले भर की अकल नहीं आ रही है। जल्दी से सुखा दे, वरना माँ जी को पता चल गया तो तेरी जान निकाल देंगी। और दबे पाँव अलमारी से प्रेस और अपने लिए कपड़े निकाल लेती है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने कपड़े बदलती है और फिर गीले किए हुए बेड के गद्दे और चादर को प्रेस से सुखाती है। सुबह होती है, धारा जल्दी उठकर फ्रेश होती है, जिसके बाद वो अपने रात के सुसु से गंदे हुए कपड़े धोती है और उन्हें धूप में सुखाती है। इसी के साथ वो सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग एक साथ नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तभी धारा की सास नीलम बोलती है, बहू, तूने क्या सोचा था कि तू नहीं बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? सब पता चल गया है मुझे कि तू रोज सुबह जल्दी उठकर क्या करती है। हे प्रभु, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं बेड पे सुसु करती हूँ? अब क्या करूँगी? माँ जी वो बहू, मुझे पता है कि तू सुबह उठ के सबके कपड़े पहले ही धो देती है ताकि मुझे ना धोने पड़े। हाँ, माँ जी, मैंने सोचा आप खामखा इतनी मेहनत करेंगी तो मैंने सबको धो डाला। कुछ और बातें रवीना, पता लगाना होगा आखिर तेरी भाभी सुबह सुबह कपड़े और अपने कमरे के बेड की चादर क्यों धो देती है? क्या बात है भाभी, सुसु तो नहीं कर देती हो ना बेड पर, जो हमसे छुपाने के लिए सुबह सुबह धो देती हो सारे कपड़े? अच्छा मजाक करती हो रवीना। अरे मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो ऐसे काम करूँगी। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सभी नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। धारा की शादी सागर से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। एक अच्छी बहू की तरह धारा ने अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाला था। धारा को दिन भर काम करते करते ढेर सारा पानी पीने की आदत थी, जिसके चलते उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसे जोर से सुसु आता है और वो खुद से बोलती है, अरे यार, क्या है? आधा घंटा पहले ही तो गई थी मैं सुसु करने के लिए, अब फिर से आ गया। हद है। मतलब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, पता नहीं है क्या मेरी बॉडी को? पहले मैं काम करूँगी तब जाऊंगी सुसु करने। इतना कहकर धारा वापस से अपने काम में लग जाती है और वॉशरूम नहीं जाती। साथ ही काम करते करते और पानी पीते पीते कुछ घंटे बाद जब वो पूरा किचन का काम कर लेती है, तब एक लंबी सांस लेकर धारा बोलती है, फाइनली सब कुछ डन हो गया। अब आराम से सुसु करके आऊंगी। अरे जितना मैं पानी पीती नहीं हूँ ना, उससे ज्यादा पानी तो मैं निकाल कर आ जाती हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता है और टाइम पर सुसु न जाना धारा की आदत बन जाता है। एक रात धारा खाना खाने के बाद सागर के साथ अपने कमरे में होती है। तभी वो पास में रखे टेबल से ग्लास और पानी का जग उठाती है और 2-3 ग्लास पानी पी जाती है। ये देखकर सागर उसे बोलता है, अरे अरे धारा, ये क्या कर रही हो? इतना पानी क्यों पी रही हो? ज्यादा पानी पियोगी तो रात में बार बार उठकर वॉशरूम में सुसु करने जाना होगा। कोई नहीं, अब प्यास लगी है तो सुसु जाने के डर से क्या मैं पानी ना पीऊं? अरे मैंने तो इसलिए कहा ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। रात को ऐसे बार बार उठोगी फिर। कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। इतना कहकर धारा लाइट्स ऑफ कर देती है और कुछ घंटों बाद ही उसे सुसु आता है और वो नींद में खुद से बोलती है, अरे क्या है यार, अभी तो सोई थी, फिर से सुसु आएगा, फिर से उठना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, जब ज्यादा तेज आएगा तब चली जाऊंगी। इतना कहकर धारा चादर को और कस के सो जाती है और नींद में उसका खुद से कंट्रोल खो जाता है और वो बेड पर ही सुसु कर देती है। और जैसे ही गीलेपन की वजह से उसकी आंख खुलती है, तो अपनी इस हरकत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, उफ, ये क्या हो गया? मैंने आज फिर से बेड पे सुसु कर दिया। सुसु करने नहीं गई तो ये खुद से निकल आया। इससे पहले कि कोई और देखे, मुझे खुद को और इसको साफ करना होगा। धारा जल्दी से अपनी और बेड की साफ सफाई करती है
पर ऐसा अब रोज होने लगा था। वो कितना भी सुसु को रोकने की कोशिश करती, पर उसका सुसु रात को बेड पर निकल ही जाता। ऐसे ही एक सुबह सागर ऑफिस चला जाता है तो धारा अपने बेड का गद्दा उठाकर धूप में ले जा रही होती है। तभी रवीना उसे रोकते हुए बोलती है, अरे भाभी क्या हुआ? सुबह सुबह ये गद्दा लेकर छत पर क्यों चढ़ी हो? भैया ने कमरे से निकाल दिया क्या? अरे नहीं, काफी दिन हो गए थे, गद्दे को धूप में नहीं सुखाया था तो बस वही धूप लगवा रही थी। कुछ तो बात है जो भाभी छुपा रही है। इतना सोचकर रवीना वहाँ से चली जाती है। जैसे ही धारा गद्दा धूप में डाल कर आती है, तभी चुपके से रवीना छत पर जाती है और गद्दे को छू कर देखती है, जो अभी भी हल्का गीला था। साथ ही उसमें से सुसु की बदबू आ रही थी, जिसे सूंघ कर रवीना बोलती है, छी छी, ये राज है भाभी का, जो रोज सुबह सुबह उठकर कपड़े धो देती है और ये गद्दा धूप में डाल रही है। मेरी भाभी बेड पर सुसु करती है। आए हाय, मुझे माँ को जल्दी बताना होगा। रवीना जल्दी से छत से उतरकर नीचे आती है, जहाँ नीलम आराम से बैठी टीवी पर भजन सुन रही होती है। तभी रवीना बोलती है, अरे माँ, आप यहाँ भजन सुन रही हो, वहाँ आपकी बहू हमें बहाने की तैयारी कर रही है। अरे रवीना, क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे माँ, मैं ना कहती थी कि कोई बात तो जरूर है जो भाभी हम सब से छुपा रही है। आज मुझे वो पता चल गया। माँ, भाभी बेड पर सूसू करती है, इसलिए वो रोज जल्दी उठकर कपड़े धो देती है। मेरे साथ चलो माँ, मैं समझाती हूँ। इतना कहकर रवीना नीलम को छत पर ले जाती है, जहाँ धारा ने गद्दा सुखाया था। पूरा सच जानने के बाद नीलम को बहुत गुस्सा आता है। दोनों माँ बेटी छत से उतरकर नीचे आती हैं। नीलम गुस्से से धारा को आवाज देकर बुलाती है। तभी धारा जल्दी से वहाँ आकर बोलती है, जी माँ जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों है? रवीना, क्या हुआ माँ जी को? तुमने कुछ किया क्या? अरे उसने नहीं किया, तूने किया है। सुसु कर करके घर के गद्दे सड़ाती रहती है तू। अरे तेरा नाम धारा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी धारा कहीं भी बहाकर ऐसी गंदी हरकतें करे। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो आप, फिर भी बिस्तर गीला करती हो। मुझे तो सोचकर ही उल्टी आती है। कितनी गंदी हैं आप। अपनी सास की बात सुनकर धारा अपनी सारी दिनचर्या नीलम को बताती है कि किस तरह वो लीटर के हिसाब से पानी पीती है और फिर टाइम पर वॉशरूम नहीं जाती। ये सब सुनकर नीलम बोलती है, अरे बहू पागल है क्या? जैसे हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है, उसी तरह अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो भी शरीर से निकालना जरूरी होता है। इस तरह से सुसु रोकने से हमारी किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और वो खराब भी हो सकती है। तभी रात को तेरा बेड पर सुसु निकल जाता है और अगर ऐसे ही करती रही ना तो तेरी किडनी फेल हो जाएगी। नहीं माँ जी, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अब से मैं टाइम पर सुसु जाऊंगी, फिर चाहे मेरी नींद खराब हो, चाहे मुझे नींद से उठना पड़े या चाहे फिर मैं कोई भी काम कर रही हूँ। वेरी गुड भाभी, अब आपकी धारा थम जाएगी। इस तरह से धारा की सच्चाई सबके सामने भी आ जाती है। साथ ही उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उस दिन के बाद से धारा अपनी धारा मतलब बेड पर सुसु नहीं करती। अरे उल्टी आ रही है तो तुम सीधी कर लो ना। माँ जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रात में मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मुझसे ये सब हो जाता है। सच में, प्लीज आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बता दो। अच्छा तो ये बता कि तू करती क्या है सारा दिन और रात को सोने से पहले भी? सब कुछ बता मुझे। मुस्कान अपने घर में अपने पति विनीत, सास अनुपमा और देवर कमल के साथ रहा करती थी। जहाँ विनीत एक इंस्पेक्टर था तो वहीं मुस्कान एक हाउसवाइफ। वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विनीत उसे फोन करता है और बोलता है, मुस्कान, आज एक खुशखबरी देनी है, तो तुम सबको लेकर रेस्टोरेंट आ जाओ। मैं वहीं पर सबको यह खुशखबरी दूंगा। अरे ऐसी भी क्या बात है? कम से कम मुझे तो बताइए विनीत जी। नहीं, तुम सबको कार से रेस्टोरेंट लेकर आ जाओ। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, आज हम यही डिनर करेंगे और तभी मैं तुमको एक खुशखबरी दूंगा। इतना बोलकर विनीत फोन रख देता है और मुस्कान अपने परिवार को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी मुस्कान और उसकी फैमिली देखती है कि सड़क पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है
और कार के परचंडे उड़ गए हैं। वो कार किसी और की नहीं बल्कि विनीत की ही होती है। उसकी फैमिली के आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग मिलकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती हैं, तभी विनीत की माँ अनुपमा बोलती है, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? देखिए माताजी, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। विनीत जी के लिए बड़े डॉक्टर से बात चल रही है, वही उनका ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल कुछ पेपर वर्क है, आप उन पे सिग्नेचर करके उन्हें पूरा कर दीजिए। आप मुझे बताएं कहाँ सिग्नेचर करने हैं, मैं करता हूँ, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। कमल हॉस्पिटल के सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे पेपर वर्क पूरे कर देता है और उसकी माँ और मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुस्कान खाना पीना छोड़ देती है। तो वहीं कुछ सीनियर डॉक्टर्स आकर विनीत का इलाज करते हैं और विनीत की फैमिली से बोलते हैं, विनीत जी होश में आ गए हैं, पर याद रखिएगा उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, तो उनको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत देना। प्लीज आप भी अपने आप को संभालिए ताकि आप पेशेंट को हौसला दे सकें। सभी लोग विनीत से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, जहां विनीत उन सब से कहता है, माँ, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसे तू निकम्मा नालायक बोलती थी ना, अब वो भी तेरे विनीत की तरह बहुत जल्दी तुझे वर्दी में दिखेगा। पर अफसोस मैं नहीं देख पाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कान, आई हेट टीयर्स। तुम्हें पता है ना कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कमल, तू अपने मरते हुए भाई की एक इच्छा पूरी करेगा? देख, मना मत करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है और आप सबको भी मेरी कसम है। आप बोलिए ना भैया, मैं वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं, बस ऐसा मत कहिए। तो तू मेरी मुस्कान से शादी कर ले, वो भी अभी मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं अपनी मुस्कान को सफेद साड़ी और सूनी मांग के साथ नहीं देख सकता। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नहीं कमल, तुझे कसम है मेरी भाई, तुझे ये करना ही होगा। कमल अपने भाई की बात मानकर उसी वक्त अपने पास में ही रखी कैंची से अपनी उंगली काटकर मुस्कान की मांग भर देता है। थोड़ी ही देर के बाद विनीत लंबी लंबी सांसें भरना शुरू कर देता है। तभी अनुपमा डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और फिर विनीत के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करते हैं। करीबन 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मुस्कान डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए आपको इनका इलाज करते हुए, आखिर इनकी हालत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा और कितने ऑपरेशन करेंगे आप इनके? मुस्कान जी, हिम्मत मत हारिए, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। अब बस एक लास्ट ऑपरेशन है और इसमें उनके बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। इतने बोलकर डॉक्टर विनीत का ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आकर बताते हैं, इट्स मिरेकल, सच में मैंने ऐसा पहली बार देखा है। सच, जब कोई दवा काम नहीं करती तब दुआ ही काम करती है, और आज आप सबकी दुआ की वजह से ही विनीत जी मौत से लड़कर हमारे बीच है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर उनकी जान में जान आ जाती है। वो सभी विनीत से मिलने के लिए आईसीयू में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विनीत को भी होश आ जाता है। विनीत बोलने और उठने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जहां डॉक्टर्स उसकी नब्ज चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो ना तो कभी अपने पैरों पर चल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। ये जानकर उनकी खुशी एक बार फिर से निराशा में बदल जाती है। कुछ ही दिनों में सब विनीत को घर ले आते हैं, जहां मुस्कान विनीत की खूब सेवा करती है। तो वहीं दूसरी ओर कमल और मुस्कान एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आने लगते हैं, साथ ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और एक दिन मुस्कान विनीत को खाना खिलाकर वहां से जाने लगती है कि तभी वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विनीत उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता।
तभी वहाँ पर कमल आ जाता है और उसके मुंह पर पानी मारता है। थोड़ी ही देर में मुस्कान को होश आता है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बताती है। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े विनीत को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये सब देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विनीत लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, ये नहीं हो सकता मुस्कान, तुम सिर्फ मेरी हो। भैया आप ठीक हो गए? इतनी सारी खुशी देख के कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मुस्कान मेरी है, सिर्फ मेरी। तुझे मेरी मुस्कान से दूर होना होगा और तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। भैया अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मुस्कान को छोड़ दूंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर कम से कम इस बच्चे को अबॉर्ट मत कीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। कभी नहीं, मैं इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दूंगा। ये बच्चा पाप है मेरे लिए। मैं बस उसी बच्चे को अपना नाम दूंगा जो मेरा और सिर्फ मुस्कान का होगा, ना कि तुम्हारा। समझे? तुम कल ही इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओगी, समझी? उन दोनों भाइयों की बातें सुनकर मुस्कान को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, आप सबका बस अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है। मैं क्या कोई खिलौना हूँ बाजार से लाया हुआ? जो जी करेगा, जब दिल करेगा वही इंसान मुझसे खेल लेगा। हाँ विनीत जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर इस नन्ही सी जान का इसमें क्या कसूर है जिसे आप अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहे हैं? मुझे आपकी और कमल की किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी बहू के ही साइड से रहूंगी। समझ में आई बात? तुम दोनों ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। मजाक समझा है क्या इसको? और कमल, ये तेरा बच्चा है, तुझे अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं। कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगता है। तो वहीं विनीत हर कीमत पर मुस्कान को पाने की कोशिश करता है, पर मुस्कान अपनी मर्जी से विनीत को तलाक दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मुस्कान एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर विनीत को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो रोज अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है और एक दिन वो मुस्कान के पास जाकर उससे बोलता है, मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। विनीत को ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर वो उसे माफ कर देती है और विनीत हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चला जाता है। साथ ही मुस्कान अपनी सास, अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।